दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन भारत सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 8 जो है गति यानी मोशन। गति किसे कहते हैं, गति के प्रमुख प्रकार कौन से होते हैं, एक समान गति क्या होती है, असमान गति क्या होती है, सरल रेखीय गति क्या होती है, वृत्तीय गति क्या है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 8 गति। दोस्तों दैनिक जीवन में हम बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं जो विरामावस्था में होती हैं और कई सारी वस्तुएं गतिमान अवस्था में होती हैं। जैसे पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह सिराओं और धमनियों में होता है और मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं ये सभी गतिमान होते हैं। दोस्तों हम प्रायः ये समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। फिर भी ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिसमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं, यानी वो चीज़ सामने दिखती नहीं है कि गति कर रही है, लेकिन वास्तव में उसमें गति होती है। जैसे हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने से और पेड़ों के शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त और मौसम परिवर्तन की घटनाओं के क्या कारण होते हैं? क्या ये पृथ्वी की गति के कारण होता है? और यदि ये सही है तो हम पृथ्वी के गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते? इन सब के बारे में जानेंगे। दोस्तों किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए वो वस्तु स्थिर। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा व्यक्ति जो होता है वो बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। लेकिन बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विराम अवस्था में यानी स्थिर अवस्था में पाता है। ये अवलोकन क्या संकेत देते हैं? दोस्तों बहुत सारी जटिल स्थितियां होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में गति करती हैं, कुछ वस्तुएं वृत्तीय रेखा में गतिमान होती हैं, कुछ वस्तुएं घूर्णन कर सकती हैं और कुछ कंपन कर सकती हैं, और ऐसी भी स्थिति होती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हों, यानी घूर्णन, कंपन, वृत्तीय गति, ये सभी क्रियाएं एक साथ हों। दोस्तों हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे यानी सरल रेखा में गति, और इस तरह की गति को साधारण समीकरण और ग्राफ के माध्यम से हम जानेंगे। देखिए सबसे पहले आइए हम जानते हैं गति के वर्णन के बारे में। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित करके व्यक्त कर सकते हैं। हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। माना किसी गांव में एक स्कूल जो है रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, और हम क्या करेंगे, स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित करते हैं, और इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन जो है वो निर्देश बिंदु है। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधानुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता पड़ती है जिसको कि मूल बिंदु कहा जाता है, और उसके बाद ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस मूल बिंदु या निर्देश बिंदु के कोई जो वस्तु है वो किस दिशा में स्थित है। आइए जानते हैं सरल रेखीय गति के बारे में। दोस्तों गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति होता है। हम सबसे पहले जानेंगे, जैसे कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पे गतिमान है तो वस्तु अपनी गति बिंदु यानी ओ से प्रारंभ करती है, जिसको कि निर्देश बिंदु या मूल बिंदु माना जा सकता है, और भिन्न भिन्न क्षणों में वो ए, बी और सी वस्तुओं की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। पहले यह सी और बी से गुजरती है और ए पर पहुंचती है। इसके बाद ये उसी पथ पर लौटती है और बी से गुजरते हुए सी तक पहुंचती है। दोस्तों वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी ओ ए प्लस ओ सी अर्थात 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर, ये सब 95 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। दोस्तों किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हम केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, न कि गति की दिशा की। लेकिन कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें केवल उनके अंकीय मान के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण होता है। दोस्तों जब वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ओ से आप उसकी अंतिम स्थिति सी तक दूरी ज्ञात कर सकते हैं, तो आपको ए से गुजरते हुए ओ से सी तक के विस्थापन का अंकीय मान देगा। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं।
प्रश्न ये उठता है जो विस्थापन होता है या डिस्प्लेसमेंट, दोस्तों ये जो विस्थापन है उसका परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है या नहीं। जैसे एक वस्तु ओ से ए तक की गति करती है और ये गति 60 किलोमीटर है, तो विस्थापन का परिमाण भी 60 किलोमीटर होगा। ओ से ए तथा पुनः बी तक गति के दौरान तय की गई दूरी 60 प्लस 25 किलोमीटर 85 किलोमीटर होगी, जबकि विस्थापन का परिमाण जो है वो 35 किलोमीटर होगा। इसलिए विस्थापन का परिमाण जो है तय की गई दूरी के बराबर नहीं होता है। दोस्तों विस्थापन हर समय या हर स्थिति में देखा जाए तो तय की गई दूरी के बराबर नहीं होता है। तो विस्थापन को हम कैसे समझ सकते हैं? दोस्तों विस्थापन को समझने के लिए देखिए यहाँ पर एक समान गति और असमान गति में हम सबसे पहले जानेंगे क्या अंतर है। एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है, 1 सेकंड में वह 50 मीटर दूर होती है। देखिए 1 सेकंड में 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 मीटर और चौथे सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करती है। तो 4 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? तो 4 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी 50 मीटर हो जाएगी। वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, उसकी गति एक समान गति कही जाएगी। और इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। जैसे भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के कुछ उदाहरण होते हैं। यहाँ पर देखिए एक साड़ी दी गई है, वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में और वस्तु बी के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में। यहाँ पर देखिए समय और दो वस्तुओं के द्वारा तय की गई दूरियों को यहाँ पे दर्शाया गया है। दोस्तों दूरी और समय के आधार पर गति की दर का मापन किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर चाल और जो है जब हम गति की दर का मापन करते हैं तो उसके लिए हम चाल शब्द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों किसी निश्चित दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेती हैं और इसमें जब आप कुछ वस्तुओं को देखेंगे, कुछ वस्तुओं की गति जो होती है वो तेज होती है, कुछ की धीमी होती है और वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है और इस राशि को चाल कहा जाता है। तो चाल दूरी और समय का अनुपात होता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और MS पे -1 जो है ये चिन्ह चाल का प्रतीक होता है। दोस्तों चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी होता है और किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये है कि कोई वस्तु 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये उसकी चाल कही जाती है। दोस्तों चाल ज्ञात करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं जो हैं असमान गति में होती हैं, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है और औसत चाल का मान जो होता है तय की गई कुल दूरी और कुल समयावधि के बराबर होता है। यदि कोई वस्तु t समय में स्मॉल s दूरी तय करती है तो इसकी चाल v = s/t होगा। तो चाल ज्ञात करने के लिए एक उदाहरण से आप समझिए। एक कार है, 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और कार पूरे समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नहीं चली होगी। कुछ समय में ये इससे अधिक चाल से चलती है, कुछ समय में इससे कम चाल से चली होगी। दोस्तों अब आइए जानते हैं दिशा के साथ चाल क्या होती है। तो किसी वस्तु की गति की दर को और अधिक व्यापक बनाया जा सकता है जब हम उसकी चाल के साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसको वेग कहते हैं। यानी चाल और वेग में क्या अंतर है? तो दोस्तों चाल में कोई दिशा नहीं होती है, वेग में दिशा होती है। दोस्तों एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहा जाता है और किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है।
ये वस्तु की चाल, गति की दिशा दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही हो, तो हम इसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं और इसकी गणना औसत चाल की गणना के आधार पर ही होती है। दोस्तों, यदि किसी वस्तु का वेग जो है वो समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो, तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। औसत वेग प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2 होता है। यानी औसत वेग का मान प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग इन दोनों के मतलब प्रारंभिक और अंतिम वेग में 2 का भाग देने पर औसत वेग ज्ञात हो जाता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों, वेग परिवर्तन की दर क्या होती है। वेग परिवर्तन की दर क्या है? दोस्तों, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, इसका मान विभिन्न समयों और विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है और इस प्रकार किसी भी समयांतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। देखिए, कुल मिलाकर जब हम कहें कि त्वरण क्या होता है, तो यहाँ से वेग परिवर्तन की दर जो होती है, वेग परिवर्तन की समय दर, उसको त्वरण कहा जाता है। त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहा जाता है। दोस्तों, एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप जो होती है वो त्वरण कहलाती है। त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन बाई लिया गया समय होता है। दोस्तों, यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u जो है समय t समय में बदलकर v हो जाता है, तो त्वरण a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होगा। तो इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक त्वरण कहा जाता है और विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहा जाता है। दोस्तों, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और इसका मान जो होता है या प्रतीक ms पे ms टू द पावर -2 होता है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है और दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। जैसे यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समयांतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है तो कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। दोस्तों, स्थिति ये होती है कि जो वेग है, चाल है, वेग है और त्वरण, इन दोनों को हम एक दूसरे से संबंधित करके समझ सकते हैं। गति का ग्राफी प्रदर्शन भी किया जा सकता है। सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से जो है समीकरण का मान भी ज्ञात किया जा सकता है और किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है और इस स्थिति में रेखा ग्राफ की किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे दूरी या वेग की दूसरी राशि जैसे समय पर। दूरी समय ग्राफ देखिए यहाँ पर दिया गया है। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना मानकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और इसमें आपको जानना चाहिए कि समय को एक्स अक्ष जो होता है, यहाँ पर देखिए ये जो अक्ष है एक्स अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यहाँ पर समय को एक्स अक्ष से और वाई दूरी को वाई अक्ष से प्रदर्शित किया जाता है और एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का समय दूरी ग्राफ देखिए इस तरह का बनता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समयांतराल में तय करती है तो इसका मतलब है कि इसकी चाल एक समान है। इस कारण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी दिए गए समय के समानुपाती होता है और एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। दोस्तों, ग्राफ का जो मान है या ग्राफ पे जो हम समय दूरी समय ग्राफ प्राप्त करते हैं उसको हम क्या करते हैं, उससे हम किसी वस्तु की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी उसकी स्पीड कितनी है इस ग्राफ के द्वारा
ये पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ देखिए इस तरह का होता है। वेग समय ग्राफ जो है दोस्तों, सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है। और यहाँ पर एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ किस तरह से हो सकता है। यहाँ पर x अक्ष को समय और y अक्ष को वेग यानी किलोमीटर प्रति घंटे में दर्शाया गया है। दोस्तों, वेग समय ग्राफ के द्वारा हम एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। माना कि चालक के साथ में बैठा एक व्यक्ति प्रति 5 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है, तो कार का वेग जो होता है विभिन्न समयों पर किलोमीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा से प्रदर्शित किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा जो है इस अध्याय में हम जो जान रहे हैं उसमें ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का भी निरूपण किया जा सकता है। यहाँ पर आपके याद करने के लिए बता दें कि जो गति के जो नियम हैं, गति के समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तीसरा है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये ग्राफी विधि से जो गति के समीकरण हैं उनका निरूपण भी किया जा सकता है। इसके अलावा वेग समय संबंध के लिए भी गति का निरूपण हम कर सकते हैं। साथ ही समय स्थिति संबंध के लिए जो समीकरण है उसका भी ग्राफीय निरूपण किया जा सकता है। दोस्तों, वेग समय ग्राफ से वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण a में t समय में तय की गई दूरी यस को ग्राफ के नीचे समलंब चतुर्भुज के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारा ये अंकगणितीय मान पे था, उसके अलावा हम एक और गति सरल गति या एक समान गति के बाद आइए जानेंगे एक समान वृत्तीय गति क्या होती है। दोस्तों, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है। वेग में ये परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकती है। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं कि एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती परंतु अपनी गति की दिशा को बदलती है? दोस्तों, यदि किसी बंद पथ या मार्ग पर एक वस्तु की गति का किसी एथलीट को आयताकार पथ के अनुदिश दर्शाता है, माना एथलीट पथ के सीधे भागों यानी ए बी बी सी सी डी और डी ए पर एक समान चाल से दौड़ता है, तो अपने आप को पथ पर बनाए रखने के लिए कोनों पर वह शीघ्रता से अपनी चाल बदलता है और एक चक्कर पूरा करने में उसे कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर आप जान सकते हैं किसी व्यक्ति को या किसी धावक को आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसे 4 बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ती है। इसी प्रकार खटकोड़ी पथ पर 6 बार, अष्टकोड़ी पथ पर 8 बार और वृत्तीय पथ पर आपको बताना है कि कितनी बार कोई व्यक्ति अपनी दिशा बदलता है। तो वृत्तीय पथ पर हम जान सकते हैं दोस्तों कि मुड़ने की संख्या में वृद्धि के आधार पर देखा जाए तो अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएं तो उन भुजाओं का आकार कैसा होगा। तो सभी भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएगी और पथ का आकार लगभग वृत्त के समान हो जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का उदाहरण होता है। दोस्तों, देखिए, आर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है और अगर एथलीट आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ को एक चक्कर लगाने में टी सेकंड का समय लेता है तो वेग v इज इक्वल टू 2r बाई टी होगा। और जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, एक धागे में किसी भारी पिंड को बांधकर जब एक लड़का घुमाता है तो इसकी गति जो होती है वो वृत्तीय गति जो है उसको दर्शाता है। दोस्तों, ध्यान से देखा जाए तो ये पता चलेगा कि जो पत्थर है वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ गति करता है, क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो वह उस दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में उस क्षण वह गति कर रहा है। इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती है।
और जब कोई एथलीट खेल प्रतियोगिता में एक चक्र या डिस्कस को फेंकता है तो उसे अपने हाथ में पकड़ता है और अपने शरीर को घुमाकर उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है और इच्छित दिशा में एक बार छूटने के बाद गोला या चक्र उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में छोड़ते समय वो गति कर रहा होता है। ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार ये क्रियाकलाप हमने रस्सी बंधे पत्थर के लिए अपनाया था। वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति के बहुत सारे चिरपरिचित उदाहरण हैं, जैसे चंद्रमा और पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह और वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ एक साइकिल सवार। तो दोस्तों ये था 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय जो था गति। इसमें हमने गति के बारे में अध्ययन किया। इस अध्याय से आपने क्या सीखा उसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों स्थिति परिवर्तन एक गति है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत है या बदल रहा है। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल होती है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग होता है। और त्वरण की बात करें तो किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन होता है। दोस्तों ग्राफ के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है और एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या 3 समीकरणों के आधार पर की जा सकती है। ये समीकरण यहाँ पर हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहाँ u जो है वस्तु का प्रारंभिक वेग है, t समय है, a एक्सिलरेशन यानी त्वरण है, अंतिम वेग v है और t समय में चली गई दूरी s है। दोस्तों और अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो ये था आज का अध्याय। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।